नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत हम आपको खेल गतिविधियां और खेल हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट्स में हम चर्चा करेंगे खेलो इंडिया खेलो संभावना और तैयारी के बारे में। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष पहल पर 31 जनवरी 2018 को अपने देश में खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया और इस मिशन का शुभारंभ करने का उद्देश्य अपने देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले टैलेंटेड प्लेयरों को सर्च कर उन्हें निखारने की, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्हें जगह बनाने की ये योजना जो अब पूरी तरह से लागू है और लगातार इस पर सरकार काम कर रही है। तो इसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसी तैयारी चल रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेष रूप से अपने मेहमानों को आमंत्रित किया है। ये आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे दाईं ओर मधु कुमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की आप वाइस कैप्टन भी रह चुकी हैं और इस समय फुटबॉल की कोच हैं और साथ साथ रेफरी भी हैं। और इनके ठीक दाईं ओर आप पटना विमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप अपने समय की जानी मानी एथलीट रह चुकी हैं और फील्ड और ट्रैक फील्ड में इनकी बहुत ही बेहतरीन पकड़ रही है। आप मंजुला सुशीला हैं, प्रोफेसर मंजुला सुशीला। और ठीक इनके बगल में पावर और वेट लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय कोच श्री राजेंद्र कुमार जी लगातार ये बिहार ही नहीं बल्कि अपने देश के टैलेंटेड प्लेयर को ये ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे दाईं ओर एक जाना पहचाना चेहरा, अपने समय के जाने माने एथलीट और खेल समीक्षक श्री प्रेम चंद्र झा जी। तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रेमचंद जी से करेंगे। प्रेम जी, खेलो इंडिया जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है और खिलाड़ी, तो आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष पहल पे टारगेट ऑफ ओलंपिक पोडियम को लेकर जो है ये लाया गया और इसमें अपने देश के सुदूरी इलाकों ही नहीं बल्कि कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ टैलेंटेड प्लेयर्स को जो है सर्च किया गया और उन्हें निखारा गया, उन्हें अच्छी सुविधा के साथ साथ बेहतर ट्रेनिंग दी गई। और इसका परिणाम आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में हम काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए। उसके बाद बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरह का हमारा जो प्रदर्शन रहा, 61 पदक, जो काफ़ी अच्छा हम लोग का जो ये रिकॉर्ड रहा है, तो ये इसका जो असर जो है अब दिख रहा है। देखिए, पहली बात जो आपने बताया कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आप 2017 पढ़ जाइए, जब स्कूल गेम्स में ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था। 2018 में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, लेकिन इस खेलो इंडिया के पीछे जो दिमाग था वो आपको याद होगा राजवर्धन सिंह राठौड़ जी का था जी, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये पूरा ब्लूप्रिंट खेलो इंडिया का उन्हीं का बनाया हुआ था और प्रधानमंत्री का पूर्णतः समर्थन, सहयोग और संरक्षण था। उसी के तहत ये लाया गया। आपने बहुत सही कहा कि इतनी बड़ी योजना है। पहले हम लोग बोला करते थे कि हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, लेकिन इस योजना ने स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन ला दिया। बिल्कुल। खास करके आप देखिए कि अब इतना अच्छा सिस्टम, एक इतना सुंदर स्ट्रक्चर, एक इतना अच्छा स्पोर्ट्स पिरामिड आपको तैयार हो गया है कि गांव के स्तर का लड़का भी अब इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। योजना बहुत बड़ी है, इसके कई सेगमेंट्स हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा का सिलेक्शन, इस तरह हर साल 1000 बच्चों को हमें चुनना है फाइनली, और उन 1000 बच्चों को चुनने के बाद हर साल 5 लाख रुपए का उनको सपोर्ट देना है। उनकी पढ़ाई चालू ही रहेगी, उनको पढ़ाई, उनका डिस्टरबेंस नहीं होगा, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बेहतर कोचिंग दिया जाएगा। तो जहां तक आपने टोक्यो ओलंपिक की बात की है ना, तो हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि अभी तो जमीन आपी है, पूरा आसमान भी बाकी है। इस योजना का ऐसा रिजल्ट आएगा जो देखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बहुत बड़ा पावर हाउस बन करके उभरेंगे। जी प्रेमचंद जी, इसका खेलो इंडिया का सबसे ज्यादा असर की बात तो बिल्कुल दिख रहा है। आपको याद दिला दूं कि रियो ओलंपिक में जब भारत ने सिर्फ 2 पदक लिए थे
बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साक्षी कुश्ती में उन्होंने ब्रॉन्ज लाया था। उसके बाद से लगातार मंथन होने लगी सरकार की ओर से, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जो सिर्फ हम 2 पदक लाते हैं। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो ड्रीम प्रोजेक्ट लाया खिलाड़ियों को सर्च करने के लिए, खेलो इंडिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक माइलस्टोन जो है ये साबित होगा। देखिए, माइलस्टोन तो आप इसी से समझ सकते हैं ना कि अभी जो हमारा गेम्स का है, अभी हमारा जो पॉपुलेशन है, मधु ही जानती होगी कि अभी हमारा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ओनली 2.5% है अमरनाथ जी, आज के डेट में भी। और ये योजना जो है ना, इसमें 20 करोड़ लोगों को हमें जोड़ना है। और इसकी शुरुआत जो हो रही है स्कूल लेवल से हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट पर हो रहा है, फिर जूनियर स्टेट पर हो रहा है, फिर सीबीएसई क्लस्टर पर हो रहा है, फिर यूनिवर्सिटीज लेवल पर हो रहा है। बच्चे की मिनिमम उम्र 10 रखी गई है, अंडर 17 में लाया गया है, अंडर 21 में लाया गया है। तो अब कोई गरीब घर का बच्चा या कोई भी टैलेंट प्लेयर पैसे के अभाव में, सुविधा के अभाव में उसकी प्रतिभा दम नहीं तोड़ पाएगी। आज यदि बच्चे में दम होगा तो सरकार का सहायता, सहयोग और संरक्षण तीनों खिलाड़ियों के साथ है, जो पहले नहीं था। मोदी जी की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए खजाना, नीति और नियत तीनों बिल्कुल साफ रखा है। अब गेंद सरकार के पाले में नहीं है, गेंद खिलाड़ियों, गार्जियंस, पब्लिक के पाले में है। वो अपने बच्चों को खेल मैदान में भेजे और खिलाड़ी एक जज्बा के साथ आए कि इतनी योजनाओं का वो फायदा उठाएं और अपना नाम जो है ना वर्ल्ड लेवल पर ऐसा चमकाए जैसा आज अमेरिका का और चाइना का चमकता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो खेलेगा वो अब बढ़ेगा। जी राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं और बिहार में जिस तरह से पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों की जो तैयारी चल रही है, हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले खेलो इंडिया मिशन की सफलता के कारण हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको याद होगा कि मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर पदक जीता और उसके बाद लगातार हमारी जो लड़कियां जो हैं और जो मेंस पुरुष में भी है वो लगातार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लड़कियों की बात करें तो पूनम पांडे, पापी हजारिका, हरविंदर कौर, पूनम यादव जैसी खिलाड़ी जो है लगातार जो है इस पर तो अपना फोकस कर रही हैं। तो अपने राज्य बिहार की बात करें हम तो एक सुखद खबर ये कि अभी न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग गेम में बिहार की 2 लड़कियां कीर्ति राज सिंह और सुधा कुमारी, उन्होंने बिहार का नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया है। सर ऐसा है, सर ने तो बहुत कुछ बोला और किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए एक सिस्टम का जरूरत होता है जी। और जो हमारा खेलो इंडिया ने जो सिस्टम बनाया तो कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अभी नहीं सोच सकते हैं कि देहातों में कि मेरे घर में मेट्रो कब आएगा या स्टेडियम कब बनेगा। बहुत लोग तो ऐसे है कि हम लोग तो स्टूटअप देखे भी नहीं। पुराने जमाने में एक आध स्टूटअप कहीं कहीं हुआ करता था और अगर तो भी उतने पैमाने पर जैसे चाइना वाइना चल जाइएगा तो आप देखिएगा 3 लाख 13 लाख का वो रजिस्ट्रेशन है वेट लिफ्टर का। हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो पहले है कि लोग जानना चाहेंगे और ये खेलो इंडिया जागृत करने का काम किया और बहुत ऐसे जगह में जो कमियों का जो अभाव को पूरा किया और इनका जो सोच है वो दूरदर्शी है। और अभी तो 17-18 में हुआ रिजल्ट, तो इसको हम समझते हैं कि और 5 साल वेट करें। जो लोग हमारा नीचे से आ रहे हैं, 12-13 साल से नीचे आ रहे हैं, वो लोग जब युवा थोड़ा बढ़ेंगे, जैसे हम लोग भी ने अभी हमने पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार में, तो मैंने इस बार 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया इस साल 10 से ज्यादा नहीं हो सका, लेकिन पिछला साल हम 15 करेंगे और बाकी बाद में जो डिस्ट्रिक्ट बचेगा उसको दूसरे साल में करेंगे। तो हम जब जिस जिला में गए तो वेट लिफ्टिंग संबंध में कोई जानता भी नहीं कि क्या है कैसे नहीं है। लेकिन खेलो इंडिया में अभी हम लोग का एक लड़की है, वो क्या नाम, चंपारण से उसको लाए। वो बहुत, हम अभी चंपारण गए तो वो एक लड़की बहुत पसंद आया मेरे को, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, देवी नाम है उसका। तो वैसा हम खोजने से हम पूरे बिहार 10 जिला में हमको 2-3 ही बच्चे मिले। और ये लोग जो खेलो इंडिया का जो वो है अभी हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है और बनने के बाद पैसे की, सर ने कहा कि पैसा का अभाव तो हम जो बड़ा गेम है जहाँ खान पीन का मतलब खान पीन पर ही डिपेंड करता है, तो उस गेम में तो ज्यादा जरूरत पड़ता है और सरकार पूरा का पूरा
ध्यान बच्चों को दे रही है पैसे से भी। अभी हम लोगों को जितना भी खाना मिलना चाहिए था, जितना भी बोल रहे हैं उतना तो करीब करीब वो लोग कर ही देते हैं। और इक्विपमेंट से पहले हम लोग के जमाने में एकमात्र न्यूयॉर्क का रॉड होता था सिर्फ चैंपियनशिप के लिए, और आज हम लोग के यहाँ एलिको का बाढ़ लगा हुआ है कि लोगों के 6 लाख रुपए दाम है। और हमारे यहाँ 6-6, 8-8 जहां बोलते हैं, जहां सरकार कुछ इक्विपमेंट्स का कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कमी नहीं है। अब कोचेस लोग आए हैं। अब हम लोगों को खाली ये करना है कि जो क्षेत्र में जिस चीज का वो है उसका सेंटर खोल करके, और माँ बाप पहले तो जाते नहीं थे, अब तो माँ बाप भी खेल के दुनिया में बच्चों को गाड़ी पे बिठाकर ग्राउंड तक लाने लगे। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे खेल बढ़ेगा वैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और लोग ये समझ गए कि खेलेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे जी। ठीक है। और एक बात है कि पढ़ाई लिखाई जब थोड़ा सा डिफरेंसेस हम थोड़ा सा तुलना करने की कंपैरिजन कर रहे हैं कि खिलाड़ी और पढ़ाई में क्या अंतर है। पढ़ते पढ़ते आंख फूट गया हो और लिखते लिखते हाथ टूट गया हो बड़ा कम लोग हैं, लेकिन खेलते खेलते हाथ पर बर्बाद हो गया हो बहुत 90% लोग हैं। और खेल जो है हमें जीवन की जो है बहुत बड़ी लेसन हमें देती है। यस, हमें हर पल कुछ पाने और कुछ खोने की जो है वो हमें सीख देती है। सबसे बड़ा चीज सर क्या है कि सीख ही नहीं, हम धूप सहते हैं, हमें चोट लगता है। अभी देखिएगा रेसिस्टेंस पावर कम टू द फैमिली, हमारा जो भी पावर है वहां से ही आता है। और हम लोग जो खेलते हैं तो खाली खेलते नहीं है, उसमें सहने की शक्ति, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का कष्ट होने का, उसका भी एक दूसरे का खान पीन, एक दूसरे का कल्चर, बहुत कुछ लेन देन होता है। और ये पहले में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज होता नहीं था। हम लोग कभी नहीं समझते थे कि आज के जमाने में स्टेट प्लेयर होकर के भी 3,500 का रूम मिलेगा, एसी मिलेगा, हमको टीवी मिलेगा देखने के लिए। पहले स्कूल में होता था एक दरी बिछा दिया, पुआल बिछा दिया, सारे लड़के को डाल दिए, बस दिन भर उसी में रहिए। वो तो बड़ा दिक्कत था। लोग भी कहते थे क्या होगा, तो कहते इसमें करके क्या होगा। लेकिन अभी करके क्या होगा ऐसा कोई नहीं बोलता, सब लोग कहते इसी में करके सब कुछ होगा। बिल्कुल, इसी में करके सब कुछ होगा। मंजुला जी, खेलो इंडिया मिशन हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही एक बेहतरीन एक मिशन है। तो अपने सुदूर इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए जो है काफी संभावनाएं दिखती हैं। बिल्कुल सर, मैं तो सराहना करूंगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और जैसा कि और धन्यवाद हमारे प्रेमचंद सर का, जिन्होंने इस खेलो इंडिया के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी हमें दी, कहाँ से प्रारंभ होना, इसमें क्या क्या नियम और कैसे ये कारगर हो रहे हैं। तो सचमुच में हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी है नहीं। गाँव में, रूरल इलाके में कहते हैं जहाँ एकदम इंटीरियर कोई नहीं पहुंच पाता, वहां पर बच्चों के अंदर इतनी अधिक क्षमता है कि अगर उन्हें प्रश्रय दिया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, सही रूप से ट्रेनिंग दिया जाए, तो देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सब जगह हम अपना परचम लहराते रहेंगे। और ये बहुत अच्छी, जिस समय कहते कि एक समय ऐसा था कि गांव के बच्चे खेल नहीं पाते थे, खेलते थे लेकिन उनकी प्रतिभा को कोई जान नहीं पाता था। आज इस कार्यक्रम के तहत लोग जा रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है। क्योंकि सच कहा जाए, कहा जाता है अभाव में ही, वही कीचड़ में कमल खिलने की जो बात कही गई है, हमारे पास वो प्रतिभा छिपी हुई है और अधिकांश तक दूर सुदूर इलाकों में ही वो बच्चे हैं। तो जैसा कि बताया गया कि 10 वर्ष से लेके उसके ऊपर तक हम काम कर रहे हैं, तो प्रतिभा को निखारना बिल्कुल वो माटी की तरह होते हैं। और वो मिट्टी ऐसा है कि कुम्हार जैसे उन्हें सांचे में ढालता है, और ये बच्चे वही हैं। अभाव में ही प्रभाव है, अभाव में प्रभाव है। तो ये जो मोदी जी ने जो मौका प्रदान किया है कि अब जो कोचेज हैं, पहले कोचेज को भी मिलता था तो हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं, बच्चे कुछ संपन्न, और संपन्नता में बहुत कम निखार आ पाता है, विपन्नता में निखार ज्यादा आती है, क्योंकि वहाँ लगन होती है, आगे बढ़ने का एक जिल होता है कि हमें करना है, पाना है, उस मुकाम तक पहुंचना है। तो ये खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है, इसके तहत उन बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है और ये बच्चे आगे करेंगे। संभावना ही नहीं, कहते कि आशा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा देश अभी कम गोल्ड हासिल कर रहा है, लेकिन निकट भविष्य में हम शायद धीरे धीरे अमेरिका, चाइना वगैरह तक जरूर पहुंचेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मधु सर, आप अपने राज्य का नाम रोशन किया है, आप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रह चुकी हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वाइस कैप्टन रही हैं, और उसके बाद जो है आपने रेफरी की भूमिका में अपना योगदान दिया, और उसके बाद आप टैलेंटेड प्लेयर्स को जो है, बिहार के बच्चों को जो आप लगातार आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो
काफी अच्छा अनुभव आपके पास, आपने काफी संघर्ष किया है, आप युवा खिलाड़ियों के लिए आप एक प्रेरणादायक हैं। तो हमारा सवाल खेलो इंडिया के संदर्भ में कि खेलो इंडिया के मद्देनजर जो मुख्य चुनौतियां जो हैं आपकी नजर में क्या है? सर, खेलो इंडिया का एक खिलाड़ी ही, जैसे कि सर ने बताया कि मोदी सर ने इसको समर्थन दिया, राज्यवर्धन सर ने, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि खेल को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह तक हम लोग ओलंपिक, टोक्यो, जो भी हम लोगों ने रिजल्ट लाया है, पदक लाया है, उसको हम लोग कैसे और ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो आप देखिए, खिलाड़ी ही उस पैटर्न को बना सकता है कि किस तरह से पैटर्न बनाया जाए, क्योंकि उस समय वो मंत्री थे, उन्होंने मंथन किया कि हम लोग क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पोस्ट मिला है मंत्री का और हम लोग एक आम अभी खिलाड़ी है, आम कोच है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है करने के लिए। जब कोई पैटर्न बनता है, रूल रेगुलेशन बनता है, तभी उस चीज पे हम लोग कार्य करते हैं। तो राज्यवर्धन सर ने एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसको मोदी सर ने समर्थन दिया, जो आज खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा खिलाड़ी आ रहा है। तो सबसे बड़ा चुनौती जो था वो राज्यवर्धन सर ने डील किया कि किस तरह से। तो जैसे अगर मैं खिलाड़ी हूं, मुझे कुछ सर्कुलर बनाने के लिए दिया जाए कि अगर ओलंपिक में कोई मेडल उठाता है, उस खिलाड़ी को अगर और भी अच्छा करना है, उन्होंने 1 पदक उठाया, 2 पदक उठाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको उनको बेनिफिट देना पड़ेगा, उनको वो सारी सुविधा देना पड़ेगा जिससे उनके मनोबल में ताकत आए और वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट खिलाड़ी के तौर पर अपने इंडिया को दे सके। और अभी हमारे माननीय खेल मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, वो भी लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और लगातार खिलाड़ियों से बिल्कुल संपर्क में है और जब उनके परफॉर्म के बाद जो है वो उनसे मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बूस्टअप जो होता है खिलाड़ियों सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी चीज का पैटर्न बना दिए, ये और क्या धीरे धीरे आपको बढ़ना है उस क्षेत्र में, आगे आपको ज्यादा से ज्यादा रोशन करना है। नाम तो सही है, कोई नीचे में एक जगह बनाता है स्टैंड होने के लिए, तो हर कोई, जैसे अनुराग सर हैं, अभी उस पर और काम कर रहे हैं, अभी कोई और मंत्री आएंगे और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सर ये सोच हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी एक सोच नहीं रहता है। तो अनुराग सर जो अभी क्षेत्र में खेलो इंडिया में भी कार्य कर रहे हैं, मोदी सर इतना समर्थन कर रहे हैं, वो खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और कोच के लिए भी बहुत बेनिफिशियल। आप अगर अच्छा प्लेयर निकालते हैं तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा। जी, इसी सवाल को सर हम प्रेमचंद सर के पास आएंगे। सर, जो चुनौती के बारे में हमने बात की है, जो चुनौती के बारे में हमने बात की है, तो उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना और दूसरी कि हमें विदेशी जो फॉरेनर जो कोचेस जो होते हैं उन पर डिपेंड रहना जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, हम थोड़ा आपको ज्यादा इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात राजेंद्र जी ने भी बोला, मधु जी ने भी बोला कि एक सिस्टम होना चाहिए। आज अमेरिका और चाइना या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जो ओलंपिक मेडल्स टैली में ऊपर से आते हैं, उनके पीछे आगे बढ़ने का कारण ये था कि ओलंपिक में पदक जीतने के लिए एक सुव्यवस्थित साइंस और सिस्टम की जरूरत पड़ती है और ये चीज उनके यहाँ पहले आ गया और इसीलिए वो स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ते गए। हमारे यहाँ 2018 के बाद ये चीज आया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। चुनौती की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो एक चीज और आपको हम क्लियर कर दें कि अब ना सिंथेटिक ग्राउंड का अभाव रहेगा, ना सिंथेटिक ट्रैक का अभाव रहेगा, ना मल्टी जिम का अभाव रहेगा। 1764 करोड़ रुपया इस योजना के लिए रखा गया है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा खेलो इंडिया जो प्रोग्राम होता है ना, इसको केंद्र सरकार प्रायोजित कर देती है और हर स्टेट को अच्छा पैसा दिया जाता है। बिहार को 0.40 करोड़ पैसा दिया जा चुका है, इसी तरह हर स्टेट को पैसा दिया जा चुका है। देखिए, अभी बोल रहे थे ना, हमने भी अपने जमाने में जब हम खेलने जाते थे नेशनल्स में ना, तो बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी, किसी तरह ट्रेन में जाते थे। आज खिलाड़ियों को अच्छा होटल मिलता है, अच्छा मधु को हम बताना चाहेंगे कि एक बार साइबर डिमेलो जो इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन थी, उससे मेरा इंटरव्यू हुआ था 92 में, तो वो लड़की बोली थी कि सर हम तो फॉरेन खिलाड़ियों का किट्स देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनके पास 2-2, 3-3 तरह का किट्स रहता है, उनके पास शूज रहता है, हमारे पास एक स्टिक रहता है, उनके पास 10-10 स्टिक रहता है, हम तो वहीं दब जाते हैं। लेकिन इस सरकार में एक चीज हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किट्स, ये सब की कमी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात जो आया है ना कि
कि खिलाड़ियों को हौसला, जाने से पहले क्या था कि हौसला, आज प्रधानमंत्री टीम के जाने से पहले हैं, जीतने पर लगातार बधाई देते हैं, तो ये मोरल बूस्टअप जो है ना, ये खिलाड़ियों को अंतिम समय में मर मिटने के लिए बाध्य कर देता है। ये अमृत जो है, ये एक अमृत के समान एकदम मर मिटने के लिए वो अपना 100 नहीं 200% झोंक देता है। तो ये सिस्टम जो हाई लेवल पर हमारे हैं, जो सुप्रीमो है, उनका खेल के प्रति लगाव है। और उनका चुनौती की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, अमरनाथ जी, हर काम में चुनौती है। आप उस चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी में जो है उसके में बदल इसको चेंज कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के कोच हैं, तो बिहार के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्कोप दिखता है? सर अभी सबसे पहला सर एक बार समझ लीजिए, कोच करें, हर आदमी चाहता है कि हमारा कोई जॉब सुरक्षित हो जाए, कि कहीं भी अगर हम कुछ करें तो हमारा कुछ भी कम से कम जीने खाने की व्यवस्था हो जाए। और सिस्टम का बात सर, जितने भी सिस्टम बनाए तो कुछ ऐसा भी सिस्टम बनना चाहिए कि आदमी अगर इस लेवल का खेले तो ये उसको कुछ मिल जाए, उस लेवल का खेले तो कुछ मिल जाए, तो कम से कम कुछ तो उससे मतलब वो हो जाए, कम होना ही आश्वस्त हो जाए कि उन्हें मिले। एक चीज। दूसरा सर क्या है कि थोड़ा सा इंजुरी पार्ट्स आप देख लें। हर एक आदमी कोचेस कहता है कंसल्ट टू द फिजिशियन, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाए, कुछ भी चेक कराए तो एक दिन में 3-4 हजार 5 हजार रुपया लग जाता है। अभी थोड़ा सा बात बताते हैं आपको, एक हमारा लड़के का वो हो गया, उसको चेक कराया MRI, मतलब 20-25 लग गया, थोड़ा सा नहीं पेन हुआ, यही ऑपरेशन कराया 70 हजार रुपया लगा, 30 हजार रुपया रहने का, मतलब 1.5 रुपया लग जाता है। तो हर गांव में ये सुविधा नहीं है कि वो आदमी कर सके, और इंजुरी तो एक पार्ट से इसको झेलना है। और आपने कहा ना सर कि सर मोटिवेशन का जो जरूरत है सर सबसे मिलते हैं, तो सर मिलना नहीं है, हर आदमी को 5 चीज होना चाहिए। जैसे वो आदमी को मोटिवेटर होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द गेम होना चाहिए। तो ये हमारे सब नरेंद्र मोदी जी के पास हैं, दूरदर्शी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर अभी एक रावण हो तो उसको राम नहीं मार सकता, कि अभी तो बहुत सारे रावण हैं, तो बहुत सारे राम को जन्म लेना होगा। सुशीला जी। जी सर। आप खुद अपने समय की बेहतरीन एथलीट रह चुकी हैं, और अभी आप पटना विमेंस कॉलेज में भी जो आप स्पोर्ट्स की आप जो प्रभारी भी हैं, तो आप एक खिलाड़ी की दर्द को अच्छी तरह जानती हैं। तो मेरा पूछने का मतलब ये कि खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें करना क्या खिलाड़ियों पर प्रेशर नहीं बनता? जरूर ये है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन्हें सुविधा दें। अगर हम सुविधा देंगे तो खिलाड़ियों पर प्रेशर कम पड़ेगा। मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आज खिलाड़ी परिवार से उसे 2 चीजें मिलती हैं। शिक्षा की ओर ज्यादा रुझान के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब आते हैं तो माता पिता की एक आशा होती है कि ये पढ़ लिख करके अच्छे किसी पोस्ट पर जाएं। तो अब ऐसा नहीं है। पहले की जो कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये बिल्कुल बदल चुका है। आज बच्चे खेल की ओर जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जॉब सिक्योरिटी, जॉब एश्योरिटी उनके पास है। इसलिए आज वो लगन के साथ खेल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कॉलेज के माहौल में वाकिफ हूँ, लड़कियां आती हैं खेलने को, और मैं बढ़ावा भी देती हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा टीम गेम, इंडिविजुअल गेम सभी में आओ। होता ये है कि उनको बस यही टाइम नहीं है, मम्मी ने पढ़ने को कहा ये करके, और फिर वो बैकआउट कर लेती हैं। मेरा कहना है कि खेलो, आगे बढ़ो, और कॉलेज रहते रहते, जैसे यूनिवर्सिटी गेम की हम बात कर रहे हैं, हर जगह एक लेवल है उसका। कॉलेज में रहकर आप डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खेल सकते हैं, और जैसा कि जॉब के लिए बनाया हुआ, आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपको थीसिस पे मिल रहे हैं, सारी चीज पे, स्पोर्ट्स पे भी उनको पॉइंट्स है। तो मैं ये कह के कम से कम खेल की ओर उन्हें उनका रुझान कराना चाहती हूँ, मोटिवेट करना कि आओ खेलोगी, तुम्हें यहाँ भी अटेंडेंस भी मिलेगा, उसका तुम्हारा नॉन एकेडमिक, क्योंकि आजकल वो क्रेडिट भी मिलेगा। इंटरेस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट बूस्ट करने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक है अभी माहौल बन रहा है हमारे यहाँ, धीरे धीरे लड़कियां खेल की ओर आ रही हैं सर। तो दर्शकों, आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की। और फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरह से उलटफेर हो रहे हैं वो आप बिल्कुल देख रहे हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं मधु से। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और रेफरी भी हैं। तो मधु, आप फीफा वर्ल्ड कप आप देख रही हैं, और जिस तरह से जो उलटफेर हो रहे हैं, इससे पहले के वर्ल्ड कप में कभी दिखा नहीं। कई बड़ी बड़ी टीमें जो है वो बाहर हो गई। बेल्जियम वर्ल्ड नंबर 2 बाहर हो गई, जर्मनी की टीम वो बाहर हो गई। और अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो जापान और साउथ कोरिया
अब प्री क्वार्टर फाइनल में जो प्रवेश कर गई हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये वर्ल्ड कप जो कतर में जो आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी कहानी लिखती है। सर पहले सोचते सब कोई लोग जानते थे कि एशिया टीम कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इस चीज को साउथ कोरिया और जापान ने करके दिखाया। और लास्ट वर्ल्ड कप में भी आप देखे थे कि वहां भी वो टीम अच्छा परफॉर्म की थी। तो फुटबॉल ऐसा गेम है सर, कब उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा, कोई नहीं जानता है। किसी का फुटबॉल लिखा नहीं है कि इसको ब्राजील ही उठाएगा या अर्जेंटीना उठाएगी। जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको लीड करेगा। जी, तो मैक्सिको जैसी टीम जो है वो भी बाहर हो गई। सर अंत में आपसे वर्ल्ड कप के संदर्भ में कौन सी टीम आपको लग रही है कि प्रबल दावेदार है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अमरनाथ जी, बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है। बस मैं एक लाइन में इतना ही कहना चाहूंगा ना कि जिस दिन जिस टीम का 100% गेम हो जाएगा, फॉल्ट्स कम होगा, करेक्शन ज्यादा होगा, टीम जी जान से खेलेगी और थोड़ा लक उनका साथ देगा, गलतियां कम होगी, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, कोई भी टीम जीत जाएगी। जी, तो प्रेमचंद जी, राजेंद्र जी, सुशीला जी और मधु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने जो है खेलो इंडिया पर अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम, आज का सेगमेंट्स अच्छा लगा होगा। तो चलते चलते आपसे भी हमारा ये अपील कि ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय